Your product is never your product. Dream 11 is not in a business of gaming, is in the business of ego. ड्रीम 11 जो कंपनी आज से सिर्फ 3 साल पहले यूनिकॉर्न बनी थी, आज उस कंपनी का वैल्यूएशन $8 बिलियन से भी ज़्यादा है। और सिर्फ इतना ही नहीं, जहां ज़्यादातर कंपनी साल 2020 में लॉसेस कर रही थी, वहीं पर ड्रीम 11 ने साल 2020 में 180 करोड़ रुपए का प्रॉफिट किया है। और हम में से ज़्यादातर लोगों को यही लगता है कि ड्रीम 11 एक बैटिंग कंपनी है, लेकिन सच्चाई कुछ और ही है। अब सवाल यह है कि क्या ड्रीम 11 एक स्कैम है, या फिर ये कंपनी हमारे साथ कुछ ऐसा कर रही है जिसके बारे में हमें मालूम ही नहीं है। आज ड्रीम 11 इंडिया का मोस्ट वैल्यूएबल स्टार्टअप में से एक है। 100 मिलियन एक्टिव यूजर्स के साथ आज ये कंपनी फैंटेसी गेमिंग मार्केट को डोमिनेट कर रही है। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है, जिस स्टार्टअप को एक टाइम पे कोई भी फंडिंग देने के लिए भी तैयार नहीं था और जिनका एप्लीकेशन आज भी गूगल प्ले स्टोर पर नहीं है, वो लोग आखिर यहाँ तक कैसे पहुँचे? और यही वह जगह है जहाँ पर इस कंपनी के सीक्रेट्स छुपे हैं, जो हम में से ज़्यादातर लोगों को मालूम ही नहीं है। हाँ तो गाइज, आप इस वीडियो को देखने के लिए आए हो, मीन्स आप यूट्यूब पर सिर्फ इंटरटेन होने के लिए ही नहीं आते हो, आप इंटरटेन होने के साथ साथ अपने नॉलेज को भी एक्स्ट्रा बढ़ाना चाहते हो। तो आइए सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि ड्रीम 11 की शुरुआत हुई कैसे। तो दोस्तों, आपको तो पता होगा ही कि हिंदुस्तान में क्रिकेट मैच पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा लोकप्रिय खेल है। तो इस स्टोरी की शुरुआत होती है 2008 से, जब हर्ष जैन यूएस से अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई खत्म करके इंडिया लौटते हैं। और ये उनकी लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट था, क्योंकि उसी टाइम इंडिया में आईपीएल की शुरुआत हुई थी। आईपीएल की शुरू होने से इंडिया के अंदर लोगों का क्रिकेट देखने का नज़रिया ही बदल गया। जहाँ पर लोग क्रिकेट के गेम को एंजॉय करने के लिए पूरा पूरा दिन बैठा करते थे, अब वही लोग सेम मज़ा 3 से 4 घंटे में उठा सकते थे, जिस चीज़ ने क्रिकेट की व्यूअरशिप आसमान पर पहुंचा दी थी। हर्ष जैन ने इंडिया के अंदर लोगों के अंदर एक बहुत ही क्रिटिकल चीज़ एनालाइज की कि जो भी लोग क्रिकेट देखते हैं वो लोग जजमेंटल बहुत हैं। वो लोग अक्सर ये बोलते रहते हैं कि यार धोनी को तो ऐसे खेलना चाहिए था, कोहली को तो ऐसे खेलना चाहिए था, अगर ये ऐसे नहीं खेलते तो ये जीत जाते। और इसी चीज़ को देखते हुए हर्ष जैन को एक आइडिया आया। वो आइडिया सिंपली ये था कि फॉरेन कंट्री के अंदर फैंटेसी गेमिंग बहुत चलती थी, क्यों ना हम इस फैंटेसी गेमिंग को इंडिया के अंदर क्रिकेट के अंदर ला के लॉन्च कर दे। और यही वो जगह है जहाँ से ड्रीम 11 की शुरुआत हुई। बहुत ही कम लोगों को ये मालूम है, लेकिन ड्रीम 11 जब शुरू हुई थी तो उस टाइम पर ये कंपनी ऐसी नहीं थी जैसी ये आज दिखती है। उस टाइम पे ये कंपनी पूरी तरीके से एडवर्टाइजिंग रेवेन्यू के ऊपर डिपेंडेंट थी, जिससे ना तो इनकी ग्रोथ हो रही थी और प्रॉफिट का तो दूर दूर तक कोई नामो निशान ही नहीं था। साल बीतते गए और हर्ष लगे रहे। फाइनली 2012 में उन्होंने प्रोडक्ट मार्केट भी तैयार किया, जिसके बाद तो ड्रीम 11 की तो तकदीर ही बदल गई। इंटरेस्टिंग बात तो यह है कि जिस कंपनी को एक टाइम पे कोई भी फंडिंग देने के लिए तैयार नहीं था, आज उस कंपनी का फंडिंग अमाउंट 10,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा है। लेकिन क्या कभी किसी ने ये सोचा है कि ड्रीम 11 को इतनी फंडिंग क्यों दी जा रही है? वेल, सच्चाई तो यह है, आप जितना सोच रहे हो ये कंपनी उससे कहीं ज़्यादा स्मार्ट है। जिस चीज़ को समझने के लिए हमारा इन 4 चीज़ों को समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। नंबर 1, कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या है। नंबर 2, ड्रीम 11 का एक्चुअल उनका रियल प्रोडक्ट आखिर क्या है। और नंबर 3, ये चीज़ें हमारे लिए इतना डेंजरस क्यों है। और नंबर 4 और मोस्ट इम्पोर्टेंट, कि क्या हमें ड्रीम 11 खेलना चाहिए। सो देखो, ड्रीम 11 प्राइज पूल कमीशन मॉडल के ऊपर ऑपरेट करती है। जितने भी यूजर्स इनके प्लेटफॉर्म पे गेम खेलती है, उन सारे यूजर्स को एक एंट्री फी देनी पड़ती है, जिन एंट्री फी के चलते उन्हें 100 क्रेडिट्स पॉइंट मिलते हैं, जिन क्रेडिट का यूज करके ये लोग अपनी एक टीम फॉर्म कर सकते हैं, जिस टीम को हारने या जीतने पर उन लोगों को प्राइज मनी मिलता है। फॉर एग्जाम्पल, ड्रीम 11 के अंदर एक टूर्नामेंट चल रहा है जिसके अंदर 1 लाख टीम है, यानी कि अब 1 लाख लोग इस गेम को खेल सकते हैं। अब यहाँ पर खेलने के लिए एक प्लेयर 49 रुपीज़ की एंट्री फी देगा, यानी कि कंपनी का टोटल रेवेन्यू हुआ 49 लाख रुपीज़।
टूर्नामेंट कंडक्ट होता है और उसके बाद रिजल्ट अनाउंस होते हैं और उसके बाद जो प्राइज मनी पूल बनता है यानी कि 49 लाख रुपीज़ जो कंपनी ने कलेक्ट करे थे, इनमें से 80 से 85% मनी कंपनी वापस से लोगों में डिस्ट्रीब्यूट कर देती है एज प्राइज मनी, और बाकी का जो 15 से 20% बच जाता है वो होता है कंपनी का प्रॉफिट। क्योंकि यहाँ पर टीम बनाकर जीतने के लिए आपको सिर्फ लक ही नहीं बल्कि स्किल्स, क्रिकेट की नॉलेज और जजमेंटल की भी ज़रूरत पड़ती है। इसीलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फैंटेसी गेमिंग को कभी भी बैटिंग के अंदर काउंट नहीं करती, क्योंकि यहाँ पर लक हैज वेरी लेस रोल टू प्ले। लेकिन जो क्रिकेट बैटिंग है वो कुछ इस तरीके से होती है, मान लो चेन्नई और केकेआर के बीच में मैच चल रही है और केकेआर के जीतने के चांसेस ज़्यादा है, ये चीज़ सबको दिख रही है। वैसे केस के अंदर बुकीज केकेआर के कुछ प्लेयर्स को खरीद लेंगे और केकेआर को मैच हरा देंगे, जिस केस के अंदर बुकीज को सबसे ज़्यादा प्रॉफिट होता है। लेकिन फैंटेसी गेमिंग के अंदर जो यूजर्स है वो दोनों टीम के प्लेयर्स को चूज कर सकते हैं, तो मैच चाहे कोई भी जीते उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ पर तो फिक्सिंग होने का तो कोई चांस ही नहीं बनता। बट स्टिल क्योंकि ड्रीम 11 लोगों से गेम खेलने के लिए पैसे चार्ज करता है, इसीलिए ये आज भी गूगल गाइडलाइंस के अगेंस्ट है। इसीलिए ड्रीम 11 एप्लीकेशन आज भी आपको प्ले स्टोर पर देखने को नहीं मिलेगा। तो ऐसे केस में भी सवाल ये आ जाता है कि ऐसे स्टार्टअप को आखिर इतनी फंडिंग क्यों दी जा रही है। वेल, आज भी ऐसा इसलिए है कि आज भी ज़्यादातर लोगों को ये मालूम ही नहीं है कि ड्रीम 11 का उनका एक्चुअल प्रोडक्ट गेम है ही नहीं, उनका एक्चुअल प्रोडक्ट है ईगो। और इंसान की सबसे बड़ी भूख होती है ईगो, जिसको मिटाने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकता है। हम में से ज़्यादातर लोगों को ये मालूम ही नहीं है कि हमारा ईगो ही है जो हमसे आधे से ज़्यादा काम करवाता है। एंड लेट मी टेल यू, सेलिंग ईगो इज द मोस्ट प्रॉफिटेबल बिजनेस इन दिस वर्ल्ड। आई रिपीट, सेलिंग ईगो इज द मोस्ट प्रॉफिटेबल बिजनेस इन दिस। तो देखो ड्रीम 11 का एक्चुअल बिजनेस मॉडल कैसे काम करता है। तो इसके बिजनेस मॉडल के अंदर दो एक्सपेक्ट्स होते हैं, विनिंग एंड लूजिंग। मान लो आपने ड्रीम 11 के अंदर पैसे लगाए और आप जीत गए। अब ऐसे केस के अंदर अब आपको ये जो स्मॉल अचीवमेंट मिली है, इस चीज़ को आपको एडिक्शन हो जाएगा। ये एडिक्शन इसीलिए होता है कि जैसे ही आप जीतते हो, आपको आपकी जो जीत है वो आपकी ईगो को इन्फ्लेट कर देती है एंड बाय डिफ़ॉल्ट आप दोबारा से इस गेम को खेलते हो। अब लेते हैं दूसरा सिनेरियो। मान लो आप गेम खेलते हो, पैसे देते हो और आप हार जाते हो। अब ऐसे केस के अंदर तो ड्रीम 11 ने अपनी मार्केटिंग ही कुछ इस तरह से कर रखी है कि ड्रीम 11 गेम को जीतने के लिए आपको स्किल्स और नॉलेज की ज़रूरत है। इसीलिए अब आप इस गेम को छोड़ोगे नहीं, क्योंकि अब ये आपके लिए एक चैलेंज बन चुका है। क्योंकि अब आप हार गए हो तो इस गेम ने आपके ईगो को हर्ट कर दिया है। अब आपके पास मोटिवेशन आ गई है दोबारा से अच्छा करने की और जीतने की, इसीलिए आप दोबारा से इस गेम को खेलने लग जाते हो। और इंटरेस्टिंगली दो और ऐसी बातें हैं जो इस गेम को और ज़्यादा एडिक्टेड बनाती है। नंबर 1, लो एंट्री बैरियर। इस गेम को खेलने के लिए जो एंट्री बैरियर है वो बहुत ज़्यादा कम है। आप 50 रुपये लेकर किसी कैसीनो में जाओ या किसी बुकी के पास जाओ, मैं गारंटी देता हूँ वो 50 रुपये के साथ आपको अंदर घुसने भी नहीं देगा। वहीं पर ड्रीम 11 खेलने के लिए आपको सिर्फ 50 रुपये ही चाहिए। एंड दूसरी चीज़ है हाई एग्जिट बैरियर। आप चाहकर भी ड्रीम 11 प्लेटफॉर्म को छोड़ नहीं पाते बिकॉज ऑफ वन रीज़न। वो रीज़न है सनक कॉस्ट फैलिसी। तो देखो ये कैसे काम करता है। जब आप ड्रीम 11 पे अपना टीम बनाकर गेम खेलना शुरू करते हो तो न सिर्फ आपका पैसा बल्कि आपका टाइम भी इन्वेस्ट होता है। सो अगर आप जीत जाते हो तो आपका हैप्पी हार्मोन्स इस गेम को दोबारा खेलने के लिए आपको मजबूर करता है। लेकिन अगर आप हार भी जाते हो तो आपने इस गेम को खेलने के लिए इतना ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट किया है, तो आप उस टाइम को इन टर्म्स ऑफ मनी रिकवर करने के लिए गेम को दोबारा से खेलते हो कि इतना ज़्यादा टाइम तो लग ही गया है, थोड़ा से पैसे और डाल देता हूँ, क्या पता मैं जीत जाऊँ। और ये जो लूप है इसी तरह से चलता रहता है। और इसी चीज़ को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए ड्रीम 11 ने 200 रुपये की विड्रॉल लिमिट सेट करी हुई है। तो जब तक आपके 200 नहीं हो जाते आप खेलते ही रहोगे। आप चाहे जीतो या हारो, लेकिन कंपनी तो हर हाल में ही पैसे कमाएगी। और यही एक रीज़न है कि इन्वेस्टर इस कंपनी को इतना ज़्यादा फंड दे रही है। ये चीज़ें जो ये कंपनी कर रही है ये इतना ज़्यादा एडिक्टेड है कि आने वाले टाइम पे ये कंपनी और ज़्यादा प्रॉफिट कमाएगी। आई नो कि आप सारे लोगों में से कई लोगों के मन में
ये सवाल आ रहा होगा कि यार ये कंपनी लोगों को पैसे कमाने में मदद कर रही है, तो इसमें आखिर गलत ही क्या है। और यही चीज़ है जो हमको लेके आती है हमको सबसे इम्पोर्टेंट सवाल की तरफ कि ये चीज़ें हमारे लिए इतना ज़्यादा डेंजरस क्यों हैं। आप 49 रुपये की एंट्री फी देकर आप इस गेम को खेलना शुरू करते हो। एक पल को मान लेते हैं कि आप 100 रुपये भी जीत गए, आपने लगाए 49 और आप जीत गए हो 100 रुपये। यार ये तो 100% का गेम है, तो आखिर मैं ये गेम क्यों ना खेलूँ। लेकिन एक चीज़ है जो लोगों को नहीं दिखती, वो है उनका टाइम। ड्रीम 11 ही नहीं बल्कि कोई भी फैंटेसी गेमिंग प्लेटफॉर्म आपका जितना ज़्यादा टाइम खाएगा, आपकी उस टाइम की वैल्यू उन प्लेटफॉर्म पे कमाए गए पैसों से कहीं ज़्यादा है, क्योंकि आप यही टाइम कहीं और इन्वेस्ट करके इससे कहीं ज़्यादा कमा सकते हो, बहुत सारी स्किल्स सीख सकते हो, अपनी हेल्थ इंप्रूव कर सकते हो और ना जाने क्या क्या कर सकते हो। प्रॉब्लम यही है कि आज भी हम में से ज़्यादातर लोग अपने टाइम से ज़्यादा अपने पैसे की वैल्यू करते हैं, जिस चीज़ का फ़ायदा उठाकर ये कंपनी हमसे हमारा टाइम छीन कर ले जाती है। आपका वो टाइम जिसमें आप मेहनत करके कुछ बन सकते थे। इन गेमिंग ऐप के ऊपर जीते गए 100-500 रुपये आपको कभी भी अमीर नहीं बनाएगी, लेकिन स्किल्स और नॉलेज से आप वो अचीव कर सकते हो जो ये गेमिंग ऐप आपको कभी भी करके नहीं दे सकती।